जो नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है मोशन इन वन डायमेंशन। अभी हम लोग काइनेमेटिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। काइनेमेटिक्स का मतलब ये होता है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी कर रहे हो तो उसको फिजिक्स की एक अलग ब्रांच में रखा जाता है और उस ब्रांच को हम बोलते हैं काइनेमेटिक्स। मतलब काइनेमेटिक्स फिजिक्स की एक वो ब्रांच है जिसके अंदर हम ऑब्जेक्ट्स के मोशन को स्टडी करते हैं। किसको स्टडी करेंगे? किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करेंगे, लेकिन उस मोशन के रीजन को स्टडी नहीं करेंगे। मोशन का रीजन होता है फोर्स, भी फोर्स लगता है तब जाके कोई ऑब्जेक्ट मूव कर पाती है। तो हम फोर्स को स्टडी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम मोशन को स्टडी करेंगे। जैसे इसमें इस टाइप की चीजें रहेंगी, जैसे एक बॉल है उसको ऊपर उछाल दिया तो इतने टाइम बाद में वो कहाँ पे पहुंच जाएगी, या एक गाड़ी इतनी रफ्तार से जा रही है तो इतने टाइम बाद में वो कहाँ पे पहुंच जाएगी, या वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी। इस टाइप की चीजें हम कैलकुलेट करेंगे। तो काइनेमेटिक्स का मतलब समझ में आया क्या? काइनेमेटिक्स का मतलब है फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ मोशन को स्टडी करते हैं। मोशन के रीजन को स्टडी नहीं करेंगे। मोशन का रीजन होता है फोर्स, उसको स्टडी करने के लिए अलग चैप्टर है, बाद में हम पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, है ना। ये वाला जो चैप्टर हम पढ़ेंगे उसमें हम फोर्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। ठीक है जी। सबसे पहली बात आती है इसके अंदर जो क्वेश्चंस वगैरह बनेंगे उनमें काफी जगह ऐसा एक वर्ड यूज होगा, मोशन और रेस्ट। तो मोशन का मतलब क्या है और रेस्ट का मतलब क्या है? तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आसपास की चीजों के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है तो हम बोलेंगे कि ये मोशन के अंदर है। जैसे मान लो कि ये पर्सन साइकिल चला रहा है, तो जब ये साइकिल चला रहा होगा तो आसपास की जो चीजें हैं, ये पेड़ पौधे हैं, ये बिल्डिंग्स हैं, ये रोड है, इनसे इसकी डिस्टेंस कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी। अभी ये यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आगे चला जाएगा। इस तरीके से इसकी पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज होती रहेगी, तो हम बोलेंगे कि ये मोशन में है। रेस्ट का मतलब क्या है? रेस्ट का मतलब है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आसपास की चीजों के रेस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है तो हम बोलेंगे कि ये रेस्ट में है। फॉर एग्जांपल जैसे ये पेड़ है, तो ये जो पेड़ है ये इस रोड के रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, इस बिल्डिंग के रेस्पेक्ट में भी रेस्ट में है, क्योंकि बिल्डिंग से या रोड से इसकी जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। आज भी इतनी मिलेगी, कल भी इतनी मिलेगी, परसों भी इतनी मिलेगी, मतलब पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही इसकी। अगर पोजीशन चेंज नहीं हो रही इसका मतलब ये रेस्ट में है। ठीक है। अच्छा, ये जो मोशन और रेस्ट, ये जो दोनों वर्ड हैं ये हमेशा रिलेटिव होते हैं। रिलेटिव मतलब किसी रेफरेंस के या किसी भी रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इनको देखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रोड के किनारे पे खड़े हो और आप इस साइकिल वाले को देख रहे हो तो आपको ये क्या नजर आएगा? मोशन के अंदर नजर आएगा। लेकिन आप खुद भी एक साइकिल चला रहे हो मान लो, और ये भी साइकिल चला रहा है और दोनों की रफ्तार सेम है, तो दोनों एक साथ आगे बढ़ते जाओगे तो आपको लगेगा कि आपके साथ वाला जो पर्सन है ना, वो क्या है? रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि आप खुद के रेस्पेक्ट में उसको ऑब्जर्व कर रहे हो। तो ये जो रेस्ट या मोशन जो हम डिफाइन करते हैं हमेशा रिलेटिव वर्ड होता है। रिलेटिव मतलब किसी रेफरेंस पॉइंट के रिलेटिवली इनको देखा जाता है, उसके रेस्पेक्ट में इनको देखा जाएगा। ठीक है जी। अब क्योंकि हम मोशन इन वन डायमेंशन को स्टडी करने वाले हैं तो उसमें ये वर्ड काफी जगह आएगा, रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा होता है तो उसके मोशन को हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। एक कार जा रही है सीधी रोड के ऊपर तो उसका मोशन क्या है? रेक्टिलिनियर मोशन। एक बॉल को आपने ऊपर उछाल दिया तो वो सीधी एक लाइन पे जा रही है, वापस आ रही है, कौन सा मोशन है ये? रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब है किसी भी पार्टिकल का एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर चलना। ठीक है। फिर एक वर्ड ये भी हम काफी जगह यूज करते हैं, पॉइंट मास। देखो, जो ऑब्जेक्ट जिसके हम स्टडी कर रहे हैं, जिसके मोशन को स्टडी किया जा रहा है, वो जब भी मूव कर रहा होगा तो वो जो डिस्टेंसेस वगैरह कवर कर रहा होगा उसकी रेस्पेक्ट में अगर उस ऑब्जेक्ट का साइज काफी कम है तो हम बोलेंगे कि ये पॉइंट मास है। पॉइंट मास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम यूज करते हैं क्वेश्चंस वगैरह को या कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए। सपोज करो एक गाड़ी जा रही है रोड के ऊपर, उसको 10 किलोमीटर जाना है, तो वो जो 10 किलोमीटर है उसकी कंपैरिजन में गाड़ी की साइज क्या है? बहुत छोटी है। 10 किलोमीटर की कंपैरिजन में गाड़ी की साइज क्या है? छोटी। तो गाड़ी को क्या मान सकते हो? एक पॉइंट मास मान सकते हो। मतलब एक पॉइंट के ऊपर उसका सारा का सारा मास कॉन्सेंट्रेटेड मान सकते हो कि सारा का सारा जो मास है गाड़ी का वो इस पॉइंट के ऊपर है और ये पॉइंट आगे मूव कर रहा है। ठीक है। तो उससे कैलकुलेशन इजी हो गई। अब हमको इससे मतलब नहीं है कि गाड़ी की शेप क्या थी, गाड़ी की साइज क्या थी, गाड़ी का कलर क्या था, है ना। उससे हमको उसके डायमेंशंस वगैरह से कोई मतलब नहीं है। उसको पॉइंट मास एज्यूम करने से क्या होगा? सिर्फ उसके मोशन को स्टडी करना होगा, तो उसकी जो शेप वगैरह है उससे हम फ्री हो गए ना। फिर तो चीजों को आसान करने के लिए कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है पॉइंट मास। तो कई बार क्वेश्चंस में ये वर्ड यूज होता है, एक पॉइंट मास है, वो इतनी स्पीड से जा रहा है, फिर इतने टाइम में वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, तो वो पॉइंट मास क्या है?
कोई ऑब्जेक्ट ही है एक्चुअल में, बस उसका सारा का सारा मास एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड माना हुआ है हमने, ठीक है। फिर इसके बाद में आता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसको समझना, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए। जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी करते हैं तो हमेशा एक रेफरेंस पॉइंट चूज करेंगे। हमेशा क्या होगा, एक रेफरेंस पॉइंट होगा। और डायरेक्शंस को बताने के लिए हम रेफरेंस एक्सिस भी यूज करेंगे। रेफरेंस एक्सिस मतलब कुछ स्ट्रेट लाइनें होंगी जिनके अलोंग हम डायरेक्शंस को बताएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 3 लाइनें ड्रॉ की हुई है जो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली जो लाइन है ये एक्चुअल में बोर्ड के परपेंडिकुलर है आउटवर्ड। ये वाली जो लाइन है इसको बोला जाता है एक्स एक्सिस, ये वाली जो लाइन है इसको बोला जाता है वाई एक्सिस, और ये वाली जो लाइन है जो एक्चुअल में बोर्ड के परपेंडिकुलर होगी इसको जेड एक्सिस बोलेंगे। और तीनों लाइनें जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट है ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। ओरिजिन वो पॉइंट होता है जहां पे तीनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो जिस रेफरेंस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं वो ये वाला पॉइंट है। इसके रेस्पेक्ट में सारी कैलकुलेशन होगी। जब भी आपको बोला जाएगा ना कि एक ऑब्जेक्ट है वो ऐसे मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, इस डायरेक्शन जा रहा है, तो जो ऑब्जर्वर होगा वो कहां पे बैठ के देखेगा सारी चीजों को, ओरिजिन पे बैठ के देखेगा। इस सिस्टम के अंदर एक चीज और होनी चाहिए अपने पास में, ऑब्जर्वर तो होगा ही जो ओरिजिन पे बैठ के इस सारी एक्टिविटी को, जो भी एक्टिविटी चल रही होगी उसको देख रहा होगा। तो ये है अपना ऑब्जर्वर, ठीक है। इस ऑब्जर्वर के पास में एक घड़ी भी होनी चाहिए ताकि ये टाइम को मेजर कर पाए, ठीक है। तो ये क्या है, टाइम को मेजर करने के लिए क्लॉक है इसके पास में। तो ये जो सिस्टम बन गया इसी का नाम होता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोलते हैं इसको, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चीज है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला जाता है इन तीनों एक्सिस को जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है और इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। और साथ में ये ऑब्जर्वर होगा इसके अंदर जो क्वेश्चन फ्रेम करेगा या आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ये गाड़ी ऐसे जा रही है तो बताओ इतने टाइम में वो कहाँ पे पहुंच जाएगी। तो वो कौन पूछ रहा है आपको, वो ये ऑब्जर्वर ही तो पूछ रहा है जो यहाँ पे बैठा होता है हमेशा, ठीक है। और इसके पास एक घड़ी भी होती है जिससे ये टाइम को मेजर करके आपको बताता है कि इतना टाइम इसको यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में लगा, बताओ आगे वाली डिस्टेंस कितने टाइम में ये कवर करेगा। तो इस सिस्टम का ही नाम क्या है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ठीक है। तो जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो ऐसा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम कंसिडर करेंगे। अगर फ्रेम ऑफ रेफरेंस गिवन नहीं है किसी क्वेश्चन में तो आप ग्राउंड को फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर करोगे। कोई क्वेश्चन कर रहे हो मान लो, इसमें बताया नहीं कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस है या इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जा रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपको किसको फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानना है, फिर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में सारी चीजों को ऑब्जर्व करना है। तो अपना फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन होगा, फिर ग्राउंड होगा। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में हम सारी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। आया समझ में, ठीक है जी। फिर आता है वन डायमेंशनल मोशन, जो अभी हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे आगे। वन डायमेंशनल मोशन का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट का एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर चलना। वो स्ट्रेट लाइन कोई भी डायरेक्शन में हो सकती है। अगर कोई भी पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर चल रहा है तो उसके मोशन को ही हम क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल मोशन। जब भी पार्टिकल किसी एक डायरेक्शन में चल रहा होगा, सपोज करो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, बोर्ड के परपेंडिकुलर इधर जेड एक्सिस होगी। मान लो कि कोई पार्टिकल एक्स एक्सिस के अलोंग जा रहा है स्ट्रेट लाइन के ऊपर, तो इसमें सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर पार्टिकल चल रहा होगा और सिर्फ एक एक्सिस की इसमें जरूरत पड़ेगी उसके मोशन को डिफाइन करने के लिए। तो इसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। कोई भी पार्टिकल जब एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा होता है, वो स्ट्रेट लाइन कोई भी डायरेक्शन में होती है, भूलना मत, कोई भी डायरेक्शन में। वो एक्स एक्सिस के अलोंग भी जा सकता है, वो वाई एक्सिस के अलोंग भी जा सकता है, वो जेड एक्सिस के अलोंग भी जा सकता है, या फिर एक्स वाई प्लेन के अंदर वो किसी ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ भी जा सकता है। ये भी वन डायमेंशनल मोशन है। कैसे, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है और ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तो हमने डिसाइड करी है, समझ में आया। तो स्ट्रेट लाइन के ऊपर चलने को ही हम क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल मोशन बोलते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। एक्स वाई जेड एक्सिस तो हम डिसाइड करते हैं कि ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। सपोज करो ये बोर्ड इस दीवार की बजाय उस दीवार पे लगा होता तो मैं इधर एक्स को बताता, इधर वाई को बताता और इधर मैं जेड को बताता, तो वो तो मेरे हिसाब से चेंज हो जाता फिर। समझ रहे हो बात। तो ये तो हम ड्रॉ करते हैं एक्स वाई जेड एक्सिस, ये किधर भी ले सकते हो आप मन मर्जी से, बस तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए और इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे, ओरिजिन बोलेंगे। तो वन डायमेंशनल मोशन का मतलब समझ में आया क्या, किसी भी पार्टिकल का एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर चलना, वो बोला जाता है वन डायमेंशनल मोशन, ठीक है जी। फिर आता है टू डायमेंशनल मोशन। क्या आएगा, टू डायमेंशनल मोशन।
टू डायमेंशनल मोशन का मतलब है किसी भी ऑब्जेक्ट का एक प्लेन के ऊपर चलना। अगर ये जैसे एक इंसेक्ट है और ये फ्लोर के ऊपर चल रहा है तो इसका जो मोशन है वो इधर भी हो सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, कहीं भी ये मूव कर सकता है। तो अगर ये एक प्लेन के ऊपर मूव कर रहा है टेढ़ा मेढ़ा तो इसके मोशन को हम क्या बोलेंगे? टू डायमेंशनल मोशन। बात समझ में आई क्या? इसको टू डायमेंशनल मोशन बोला जाएगा। तो जब भी पार्टिकल टू डायमेंशनल मोशन कर रहा होगा तो वो हमेशा एक प्लेन के अंदर चलेगा। कैसे चलेगा? एक प्लेन के अंदर चलेगा। वो हमेशा एक प्लेन होगा। प्लेन कोई भी हो सकता है। इस दीवार के ऊपर कोई इंसेक्ट जा रहा है, ठीक है, तो वो भी टू डायमेंशनल मोशन है। फ्लोर के ऊपर कोई इंसेक्ट जा रहा है, कोई भी चीज जा रही है, एक गाड़ी जा रही है टेढ़े मेढ़े रास्ते के ऊपर, तो वो भी टू डायमेंशनल मोशन होगा। क्योंकि एक प्लेन में जब ऑब्जेक्ट चलेगा ना टेढ़ा मेढ़ा तो उसको बोलते हैं टू डायमेंशनल मोशन। उसको डिफाइन करने के लिए हम दो कोऑर्डिनेट यूज करेंगे या दो कोऑर्डिनेट एक्सिस हम यूज करते हैं। जैसे इस प्लेन में अगर पार्टिकल जा रहा है इधर उधर तो हम बताएंगे कि पहले यहाँ पे था, उसका एक्स कोऑर्डिनेट ये है, वाई कोऑर्डिनेट ये है। फिर अगर वो यहाँ पे पहुंच जाता है चलते चलते तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बदल जाता है, तो हम बोलेंगे कि ये टू डायमेंशनल मोशन कर रहा है क्योंकि इसमें दो कोऑर्डिनेट कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं। आया समझ में? ठीक है। फिर तीसरा है इसके अंदर थ्री डायमेंशनल मोशन। थ्री डायमेंशनल मोशन का मतलब है किसी भी पार्टिकल का थ्री डायमेंशन के अंदर मूवमेंट करना, मतलब स्पेस के अंदर मूवमेंट करना। स्पेस मतलब इधर भी जा सकता है, ऊपर भी जा सकता है, इधर उधर भी जा सकता है, पूरी फ्रीडम है उसको, कोई भी डायरेक्शन में वो मूव कर सकता है। तो इस टाइप के मोशन को हम क्या बोलेंगे? थ्री डायमेंशनल मोशन। जैसे कोई बटरफ्लाई होती है, कोई चिड़िया होती है, तो वो जब उड़ रही होती है तो उसके पास पूरी फ्रीडम होती है कि वो किसी भी डायरेक्शन में मूव करे। या एक गैस का मॉलिक्यूल है, वो किसी कंटेनर के अंदर अगर मूव कर रहा है तो वो किसी भी डायरेक्शन में ऊपर नीचे इधर उधर मूव कर सकता है। तो उसका जो मोशन है उसको हम क्या बोल देंगे? थ्री डायमेंशनल मोशन बोल देंगे। तो इन तीनों का मतलब समझ में आया क्या आपको? थ्री डायमेंशनल मोशन का मतलब है जब भी पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट ये तीनों ही चेंज हो रहे होंगे। ठीक है, तो उसको थ्री डायमेंशनल मोशन इसीलिए बोलते हैं। ठीक, अब मेन टॉपिक्स पे आते हैं। पहला जो टॉपिक है वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इनका मतलब क्या होता है वो समझते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस में हम यूज करने वाले हैं। डायरेक्टली इसके ऊपर बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक चीज है। आगे हम स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब चीजें पढ़ेंगे तो उनके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे और उनमें हम इस चीज को यूज करेंगे। देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, और आप घर से स्कूल जाते हो इस रास्ते से होके, ये कोई रास्ता है, इससे होते हुए आप इस तरीके से घर से कहां पे पहुंच जाते हो? स्कूल पहुंच जाते हो। ये जो रास्ता है इसकी लेंथ है सपोज करो 5 किलोमीटर। तो ये जो आपने पाथ कवर किया इसकी जो टोटल लेंथ होगी उसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस क्या चीज है? डिस्टेंस है टोटल पाथ लेंथ। ठीक है, पाथ की जो टोटल लेंथ होती है ना उसी को क्या बोलते हैं? डिस्टेंस बोलते हैं। अब मान लो कि आपको घर से स्कूल जाना है और आपके पास एक छोटा रास्ता भी है जो सीधा स्कूल को घर से कनेक्ट कर रहा है। तो ये जो सीधा रास्ता है उस पर आप चल के जा रहे हो यहां से यहां तक, मान लो आपको 2 किलोमीटर ही चलना पड़ा। तो ये जो आपने पाथ कवर किया ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ हो गया जिससे आप पहले पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंच सकते हो। तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है इसकी जो लेंथ है इसी को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अगर पार्टिकल यहां से यहां पे जा रहा है, कोई भी पार्टिकल, कोई भी पर्सन अगर यहां से यहां पे जा रहा है तो यहां से यहां तक पहुंचने की जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन क्या हो जाती है? शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ को हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस समझ में आया क्या? ये है शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ जो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को कनेक्ट करेगा। ठीक है, आप किसी भी रास्ते से होके जाते हो उस रास्ते की जो लंबाई होगी उसको तो बोल देंगे डिस्टेंस, और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच की सीधी जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोल देंगे डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सुनो। जो डिस्टेंस है वो स्केलर क्वांटिटी होती है। डिस्टेंस क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी है। डिस्टेंस इज ए स्केलर, मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी मानी जाती है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो भाई डायरेक्शन किधर लेनी है? तो याद रखो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है हमेशा इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। समझ में आया क्या? इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। अगर आप घर से स्कूल की तरफ जा रहे हो तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है उसकी डायरेक्शन
इधर से इधर मानी जाएगी, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है। और अगर आप स्कूल से घर आ रहे हो तो इधर से इधर हम डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कंसिडर करेंगे। हमेशा डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ठीक है। जो डिस्टेंस है वो जीरो कभी नहीं होती है। अगर आप चल रहे हो तो आप कुछ ना कुछ पाथ कवर करोगे, तो जीरो कभी नहीं होगी। जीरो तभी हो सकती है जब आप रेस्ट में हो। अगर आप कोई भी मूवमेंट कर रहे हो तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव ही आएगी अपने पास। आप कैसे भी रास्ते पे चल के जा रहे हो तो वो पाथ की जो लेंथ है वो हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी, वो बढ़ती जाएगी पाथ की लेंथ, ठीक है। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होती है। जीरो एक ही केस में हो सकती है अगर आप रेस्ट में हो तो, लेकिन नेगेटिव हो सकती है क्या, नेगेटिव कभी नहीं होगी। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मतलब डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो भी हो सकता है, कब, जब घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ जाओ तो इनिशियल पॉइंट भी वही होगा और फाइनल पॉइंट भी वही होगा। जैसे आप घर से चले, स्कूल गए, स्कूल से वापस घर पे आ गए, किसी भी रास्ते से होके आओ, अगर चल के वापस घर पे आ गए तो इसका मतलब इनिशियल पॉइंट घर था, फाइनल पॉइंट भी घर है, इसका मतलब उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, मिनिमम डिस्टेंस जीरो, सेम पॉइंट हो गए ना वो। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है अगर घूम के पार्टिकल उसी पॉइंट पे आ जाए, ठीक है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है। मान लो कि आप इधर से इधर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन कंसिडर करते हो, तो जब उल्टा आप आओगे तो इसके रेस्पेक्ट में आप अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हो तो उस कंडीशन में उसको नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट बोला जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, याद रखना ये। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही केस में ये बराबर हो सकते हैं जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चलेगा। अगर पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ए से बी की तरफ स्ट्रेट लाइन पे चला, इधर से इधर गया मान लो, तो डिस्टेंस भी यही होगी, डिस्प्लेसमेंट भी यही होगा, तो दोनों क्या हो गए, बराबर। लेकिन अगर पार्टिकल टेढ़े मेढ़े रास्ते से होके बी पे पहुंचा है तो डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होगी। डिस्टेंस तो इस पाथ की लेंथ को बोलेंगे और डिस्प्लेसमेंट का मतलब होगा इनिशियल पॉइंट देख लो, उसका फाइनल पॉइंट देख लो, दोनों को सीधी लाइन से ज्वाइन कर दो, ये जो लेंथ आएगी इसी को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा उस कंडीशन में, कम आएगा, और डिस्टेंस क्या आएगी, ज्यादा, जब ये टेढ़े मेढ़े रास्ते से होके जा रहा है। इसका मतलब जो डिस्टेंस है वो ज्यादा होगी, या फिर एक ही केस में इक्वल हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के, जब पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा हो। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होती है और डिस्प्लेसमेंट कम होता है। उल्टा कभी नहीं होगा कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है और डिस्टेंस कम है। बराबर हो सकते हैं एक स्पेशल केस में जब स्ट्रेट लाइन पे पार्टिकल चल रहा है, बाकी डिस्टेंस कभी भी कम नहीं होगी डिस्प्लेसमेंट से, हमेशा डिस्टेंस ज्यादा या इक्वल हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के, ठीक है। ये सारी बातें समझ में आई क्या आपको? अब एक दो छोटे मोटे क्वेश्चंस करके देखते हैं इसके ऊपर। पहला क्वेश्चन है, एन एथलीट कंप्लीट्स वन राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस आर इन 40 सेकेंड, व्हाट विल बी हिज डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड। ये बोल रहा है कि एक एथलीट है और वो एक सर्कुलर पाथ के ऊपर घूम रहा है, ये सर्कल है मान लो, सर्कुलर ट्रैक है जिसके ऊपर ये घूम रहा है और उसकी रेडियस आर बता रखी है, और 40 सेकेंड इसको एक चक्कर कंप्लीट करने में लगते हैं। जैसे ये पॉइंट है, यहां से ये चलना स्टार्ट करता है और घूम के वापस उसी पॉइंट पे आता है, तो इसको टाइम कितना लगता है, 40 सेकेंड लगता है। अब ये बोल रहा है कि जब 2 मिनट 20 सेकेंड बीत चुके होंगे, इसको दौड़ते दौड़ते यहां से चलना स्टार्ट करेगा, घूमता रहेगा इस ट्रैक के ऊपर, जब 2 मिनट 20 सेकेंड बीत चुके हैं तो बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इनिशियल पॉइंट से। ये इनिशियल पॉइंट मैं ए मान लेता हूं। 2 मिनट 20 सेकेंड को पूरा सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, 2 मिनट का मतलब है 120 सेकेंड, और प्लस 20 सेकेंड और ऐड करो तो टोटल कितना हो गया, 120 सेकेंड प्लस 20 सेकेंड मतलब 140 सेकेंड। ये है टोटल टाइम, इतने टाइम उसको दौड़ना है एक तरह से। 40 सेकेंड में वो एक चक्कर कंप्लीट करता है, 80 सेकेंड में दूसरा चक्कर कंप्लीट कर लेगा, 40 सेकेंड में तीसरा चक्कर, तो 120 सेकेंड पूरे हो चुके हैं, है ना। ऐसे घूम गया 3 बार। फिर ये कितना टाइम बचा, तो 20 सेकेंड और बचे, और 20 सेकेंड के अंदर ये सिर्फ आधा चक्कर कंप्लीट कर पाएगा और यहां पे पहुंच पाएगा, क्योंकि पूरा चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, 40 सेकेंड लगते हैं। बात समझ में आई क्या? एक चक्कर कंप्लीट करने में 40 सेकेंड, तो 40 सेकेंड बीत गए, फिर अगले 40 सेकेंड बीत गए, फिर अगले 40 सेकेंड बीत गए, फिर अगले 20 सेकेंड में ये यहाँ पे पहुंच गया, तो टोटल हो गया 140 सेकेंड। अब यहाँ पे है ये इसका फाइनल पॉइंट है, तो बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच के डिस्टेंस को, ठीक है। तो इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, मिला दो सीधी लाइन से। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, ये आर है, तो ये भी आर होगा, मतलब
इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो किसके बराबर होगा, 2r के बराबर होगा। अगर इसी क्वेश्चन में आपको डिस्टेंस पूछ लेता तो कितनी होती, जो इसने कवर करी थी। तो एक चक्कर में ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई आर। तो कितने चक्कर इसने कंप्लीट कर लिए थे, 3 कंप्लीट कर लिए थे और आधा और कंप्लीट कर लिया। तो 3 चक्कर में कितना हो गया, एक चक्कर में 2 पाई आर, 3 चक्कर में कितना 6 पाई आर, फिर आधे चक्कर में पाई आर और, तो 7 पाई आर हो गया, है ना। तो डिस्टेंस इसने कवर करी 7 पाई आर और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 2r। बोलो आया क्या समझ में, सिंपल है एकदम। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी मूव्स 6 मीटर नॉर्थ, 8 मीटर ईस्ट एंड 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड्स, व्हाट इज इट्स रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन। ये बोल रहा है कि एक बॉडी है जो 6 मीटर पहले नॉर्थ की तरफ जा रही है, 8 मीटर ईस्ट की तरफ जा रही है और फिर 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। और आपको ये बताना है कि इसका इनिशियल पोजीशन से, जहां से इसने चलना स्टार्ट किया है, वहां से इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया क्या। देखो पहले तो डायरेक्शंस वगैरह दिखा देते हैं, समझना है इस क्वेश्चन को। मैं पहले तो एक्स वाई जेड एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और बोर्ड के परपेंडिकुलर ही होगी जेड एक्सिस। जो बॉडी है उसने कहां से चलना स्टार्ट किया, ओरिजिन से। अब ये ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो पहले वही बना लो। इधर मान लेते हैं ईस्ट है, इधर क्या है ईस्ट, तो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, वेस्ट होगा, ठीक है। फिर ईस्ट की तरफ अगर हम चेहरा करके खड़े होते हैं तो हमारे राइट हैंड साइड में हमेशा साउथ होगा, मतलब इधर जेड एक्सिस की तरफ क्या होगा, साउथ होगा। और माइनस जेड एक्सिस की तरफ कौन होगा, नॉर्थ होगा। सिंपल सी बात है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा ना, ये ऊपर की तरफ है वाई एक्सिस, इधर है एक्स एक्सिस किधर है, ईस्ट की तरफ है, और इधर वेस्ट है, और जेड एक्सिस की तरफ क्या है, साउथ। और ये जो माइनस जेड एक्सिस होगी इधर, है ना, उधर कौन होगा, नॉर्थ होगा। ये माइनस जेड एक्सिस है इधर, ये माइनस एक्स एक्सिस है। इतनी चीज हमको पता है पहले से। अब जैसा ये बोल रहा है वैसा करते जाओ। इसने बोला कि पहले ये किधर गया, ये गया, ये बॉडी 6 मीटर नॉर्थ की तरफ जा रही है, तो नॉर्थ इधर है, तो 6 मीटर इधर गए, है ना। इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो 6 मीटर नॉर्थ की तरफ है, 6 मीटर लिख दिया मैंने। फिर ये किधर गया, 8 मीटर ईस्ट की तरफ, तो इसके बाद में ये 8 मीटर ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो चलेगा तो यहीं से, लेकिन उस डिस्प्लेसमेंट को मैं यहाँ के बजाय यहाँ पे शो करूंगा थोड़ा इजी करने के लिए। किसी भी वेक्टर को आप उसी के पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। तो एक्चुअल में तो वो ऐसे जा रहा है ईस्ट की तरफ, लेकिन उसको यहाँ के बजाय हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, ये है 8 मीटर ईस्ट की तरफ। कोई दिक्कत इसमें, कोई भी वेक्टर है उसको उसी के पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो। ये चीज हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमेशा करेंगे। ऐसा हो गया। फिर ये 10 मीटर वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो 10 मीटर ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है। कितना चला, बोलो 10 मीटर चला। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको वेक्टर फॉर्म में अब कैसे लिखोगे आप, वो लिखना सीखो आप, उससे एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। देखो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसको मैं एस के सिंबल से डिनोट कर रहा हूं, वो बराबर होगा, ये एक्स एक्सिस के अलोंग कितना चल रहा है, 8 मीटर। अब एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में देखेंगे अपन, क्योंकि यहाँ एक्स वाई जेड बना रखा है अपन ने। 8 मीटर चला एक्स एक्सिस के अलोंग, तो 8 आई केब लिख देंगे इसको। फिर वाई एक्सिस की तरफ कितना जा रहा है, 10 मीटर, तो लिखेंगे प्लस 10 जे केब। और जेड की बजाय ये माइनस जेड एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो इसको लिखना पड़ेगा माइनस 6 के केब। ये चीज समझ में आई क्या, मैंने कैसे दिखाई है यहाँ पे। बस ये आ गया अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसका मैग्नीट्यूड पूछा है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मतलब मैग्नीट्यूड आपको पूछा जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या करना है, जब भी आपको वेक्टर आई केप जे केप के केप की टर्म्स में गिवन हो तो क्या करते हैं हम, आई केप वाली टर्म का स्क्वायर, जे केप वाली टर्म का स्क्वायर और के केप वाली टर्म का स्क्वायर, इनका स्क्वायर करके इनको ऐड कर लेंगे। ये आएगा 64, ये आएगा 100, ये आएगा 36, ये मिला के बनेगा 200 अंडर रूट के अंदर। तो इसको आप 100 इंटू 2 लिख सकते हो, 100 से 10 बाहर निकाल लोगे तो ये आंसर आएगा 10√2 मीटर। तो इस बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, 10√2 मीटर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। अगर आपको पूछता कि बताओ इस बॉडी ने डिस्टेंस कितनी कवर करी, तो डिस्टेंस कितनी होती, 6 + 8 + 10। ये तो है डिस्टेंस जो उसने कवर करी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के केस में हम क्या करते हैं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। तो उसके लिए आप वेक्टर वाला ये जो कॉन्सेप्ट है ये आप यूज कर सकते हो।
जिस भी डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो दिखा दो, फिर सारे के सारे वेक्टर्स का एडिशन कर लो, वो आएगा नेट डिस्प्लेसमेंट। आया समझ में? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए व्हील ऑफ रेडियस 1 मीटर रोल्स फॉरवर्ड हाफ ए रेवोल्यूशन on a horizontal ground. The magnitude of the displacement of the point of the wheel initially in contact with the ground is, ये बोल रहा है कि व्हील एक मतलब टायर है और वो ऐसे घूम के आगे जा रहा है, तो आधे चक्कर में जब ये घूम के आगे जाएगा तो वो पॉइंट जो कि पहले ग्राउंड के कांटेक्ट में था उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। पहले यहाँ पे है पॉइंट, अभी कहाँ पहुंच चुका होगा, आधे चक्कर में ये कहाँ पे पहुंच चुका होगा, टॉप पे पहुंच चुका होगा। देखो इसको इमेजिन करो, एक फ्लोर है उसके ऊपर एक टायर घूमता हुआ आगे जा रहा है, पहले यहाँ पे ये वाला पॉइंट अभी ग्राउंड पे है, अभी ये ऐसे घूमता घूमता आगे गया, अभी ये कहाँ पे आ गया, टॉप पे आ गया, आधा चक्कर घूमा है, और आधा चक्कर घूमेगा तो वापस ग्राउंड पे आ जाएगा। तो इनिशियल पॉइंट है ए और फाइनल पॉइंट है बी। जो पॉइंट ग्राउंड पे था वो पहले ए पॉइंट पे था, अभी वो कहाँ पे पहुंच चुका है, बी पे। और आपको क्या पूछा कि बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट किसको बोलते हैं, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच के सीधे डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इनको मिलाने वाली जो लाइन होती है ना, उसकी जो लेंथ होती है उसी को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाली लेंथ आपको पूछी जा रही है। अब इसके लिए देखो क्या दिया इस क्वेश्चन में, इसने बोला कि रेडियस है 1 मीटर। अगर रेडियस 1 मीटर है इस व्हील की, रेडियस कितनी है 1 मीटर, तो बताओ यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो कितनी होगी। ये सेंटर है तो ये आर यानी कि 2r, मतलब 2 मीटर लिख दो डायरेक्टली, ये 2 मीटर होगा, 1 मीटर रेडियस है तो। और आधे चक्कर में ये कितना आगे गया होगा, तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी, ये सोच के बताओ। अगर ये पूरा चक्कर घूम जाता तो इसकी जो सरकमफेरेंस है उतना ये डिस्टेंस कवर करता, तो ये तो आधा चक्कर ही घूमा ना, यहां से ऐसा आधा चक्कर घूमता हुआ गया, तो इसकी जो आधी सरकमफेरेंस है ना उतना ही डिस्टेंस इसने ये कवर करी होगी। तो ये कितना होगा, यहां से यहां तक का कितना होगा, ये होगा पाई आर के बराबर, क्योंकि टोटल पूरा एक चक्कर घूमता तो 2 पाई आर चलता, ये अपनी सरकमफेरेंस के बराबर ये डिस्टेंस कवर कर लेता। आधा चक्कर घूमा तो पाई आर डिस्टेंस, और आर की वैल्यू तो क्वेश्चन में दे रखी है, ये रही 1 मीटर, तो इसका मतलब ये आएगा पाई इंटू 1, कितना आएगा, पाई इंटू 1 यानी कि पाई मीटर चला। अब सिंपल ज्योमेट्री का क्वेश्चन बन गया ये पाई मीटर है, ये 2 मीटर है, ये डिस्टेंस आपको पूछी जा रही है। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें हाइपोटेनियस आपको पूछा जा रहा है, और बेस और परपेंडिकुलर दे रखा है। बेस कितना पाई, परपेंडिकुलर कितना 2, बताओ हाइपोटेनियस कितना, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, आंसर क्या आएगा, पाई स्क्वायर प्लस 4। ये लो आंसर। आया समझ में? इस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे इसको। इसके बाद में है फिर डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। कई बार क्या होता है कि आपको किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे होते हैं या उसका पोजीशन वेक्टर बता रखा होता है और हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होता है। देखो जैसे मान लो कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ये पॉइंट है ओरिजिन। ये कोई पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट है सपोज करो x1 y1 z1, ये क्या है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। और ये कोई दूसरा पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं b, इसके कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z2, ये इसके कोऑर्डिनेट है। जब भी आपको किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हो तो आप उसका पोजीशन वेक्टर इजीली फाइंड कर सकते हो। जैसे ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कौन सा होगा, ओरिजिन से ए पॉइंट की तरफ जो वेक्टर आप ड्रॉ करोगे उसी को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर ए, मतलब कि इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर ए लिख देता हूं इसको। और ये जो बी पॉइंट है इसका पोजीशन वेक्टर अगर आपको ड्रॉ करना है तो इस पॉइंट की तरफ आपको एक वेक्टर ड्रॉ करना है ओरिजिन से इस पॉइंट की तरफ। ये जो वेक्टर होगा ये होगा पोजीशन वेक्टर आर बी, ये बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर का मतलब है किसी भी पॉइंट की ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पोजीशन बताने वाला वेक्टर। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट हमको दे रखे हैं, इनके पोजीशन वेक्टर हमने ड्रॉ कर दिए। जो पोजीशन वेक्टर है वो हमेशा ओरिजिन से पॉइंट की तरफ ड्रॉ करना है। अब ये जो दोनों पोजीशन वेक्टर हैं अगर आपको कोऑर्डिनेट पता है तो आप इनको आई कैप जे कैप के कैप मतलब कंपोनेंट्स की टर्म्स में इजीली लिख सकते हो। जैसे अगर मुझे फर्स्ट पॉइंट का पोजीशन वेक्टर लिखना है तो उसका तरीका ये होता है कि इसके जो भी कोऑर्डिनेट हैं उनको आई कैप जे कैप के कैप से मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख दो।
जैसे इसको x1 को हम आई कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, y1 को हम जे कैप से मल्टीप्लाई करेंगे और z1 को हम के कैप से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर हमको पता है तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है उसको लिखने का तरीका ये होता है x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। ये करना है आपको। पोजीशन वेक्टर अपने पास आ चुके हैं, तो अगर पोजीशन वेक्टर पूछता तो ये बता देते, लेकिन हमें ये बताना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ए पॉइंट से अगर कोई भी बी पॉइंट की तरफ जाता है तो इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसको लिखा जाएगा आर ए बी, क्योंकि ए से बी की तरफ जा रहे हो तो आर ए बी लिखेंगे, और अगर बी से ए की तरफ आ रहे हो तो आर बी ए उसको लिखा जाएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ होती है। अगर ए से बी की तरफ जा रहे हो तो क्या लिखोगे, इसको आर ए बी लिखना है, और अगर बी से ए की तरफ आते तो आर बी ए लिखते हैं इसको। जब भी हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। फाइनल पॉइंट कौन है, बी, तो फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर बी माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आर ए, ये इसका फॉर्मूला है। अब आर ए आपको पता है, आर बी पता है, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। आर बी माइनस आर ए करना है, इसका मतलब आई के वाले टर्म्स को एक साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे, जे के वाले टर्म्स को एक साथ करेंगे और के वाले टर्म को एक साथ सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब ये आंसर आएगा, जैसे आर बी माइनस आर ए करना है तो मैं लिखूंगा x2 माइनस x1 आई कैप, x2 में से x1 माइनस कर दिया, जो भी आया उसके आगे आई कैप लगा दिया, फिर प्लस, फिर y2 माइनस y1, फिर क्या करना है, जो भी आएगा उसके आगे जे कैप लगाना है, प्लस z2 माइनस z1 के कैप लिखना है। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैलकुलेट करना है। और अगर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट पूछ ले तो क्या करोगे, ये जो भी आई कैप जे कैप के कैप वाले टर्म्स हैं उनका स्क्वायर करके आपको क्या करना है, ऐड करना है और फिर अंडर रूट कर देना है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसका मैग्नीट्यूड आएगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, फिर अंडर रूट कर देंगे। तो ये आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ऐसा करना है। आया समझ में? देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट है 2 3 -1 टू पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट है 5 2 7। पहले तो पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर लिख लेते हैं। पोजीशन वेक्टर होगा 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं उनको आई कैप जे कैप के कैप से मल्टीप्लाई करके ऐड करके लिख दो। बी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आएगा 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 7 के ये आएगा। और उसके बाद में क्या करना है, अगर P से Q की सॉरी A से B की तरफ जा रहे हो तो आर ए बी आपको कैलकुलेट करना है, जो कि बराबर होगा फाइनल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। तो आर बी में से आर ए को माइनस करना है। 5 में से 2 को माइनस करो 3 आई के पाएगा, 2 में से 3 को माइनस करो माइनस का जे के बचेगा, 7 में से माइनस करो माइनस का 1 यानी क्या आएगा प्लस का 8 के ये आएगा। अब मैग्नीट्यूड बताना है तो आप क्या करोगे, जो आई कैप जे कैप और के कैप वाली टर्म्स है उनका स्क्वायर करके ऐड कर देंगे और अंडर रूट कर देंगे। कितना आएगा, यह आएगा 9, यह आएगा 1 यानी कि 10 हो गया, यह आएगा 64 यानी कि अंडर रूट 74 अपना आंसर होगा। बोलो आया कि नहीं आया? चलो ठीक है, समझ में तो आया? कोई डाउट है तो बता दो।